का मतलब है कौन सा भाव कितने बलवान है। वो हम बाद में सीखेंगे कि कौन सा भाव किन कारणों से बलवान होता है, कौन सा ग्रह किन किन कारणों से बलवान होता है। ग्रह के बल का आधार क्या है और भावों के भाव यानी जो 12 भाव है, पहला दूसरा तीसरा और 12वां सहित जो भाव है, वो उसके बलशाली या कमजोर होने का कारण क्या है, उसका माध्यम क्या है, उसको कैसे हमने खुद से भी हमने उसको कैलकुलेशन करना है। वो तरीका एक अलग है, तो वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम चूंकि फलादेश तक पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी थोड़ा हम इसको कर रहे, तो अभी तक हमने जो भी चीजें सीखा, नक्षत्र के आधार पर चीजें देखने का तरीका, फिर राशि, फिर ग्रह, फिर अभी भाव कल तक, और आज हम यहाँ सीखेंगे ग्रह और भाव, इन दोनों के बल के बारे में। बल से हमें यहाँ क्या मालूम पड़ता है, जो ग्रह है अगर बली होगा, कोई भी ग्रह अगर बलवान होगा, तो वह बलवान ग्रह अपने इष्ट फल को, इष्ट फल का मतलब अगर लगने से, तो लग्न का इष्ट फल, कल हमने पढ़ा था परसों कि लग्न से हम क्या क्या देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दूंगा, बहुत सिंपल है, और आपको इस उदाहरण से बेहतर समझ में आएगा कि भाव में से द्वादश भाव कैसे दिखे। मान लीजिए एक आप पैराग्राफ, एक टैग लिखिए या एक आप टाइटल लिखिए, वहां लिखिए मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश जाना है। पंडित जी कुंडली देखो, मुझे विदेश जाना है। तो यहाँ जो मुझे जो वर्ड है, ये सेल्फ को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो जो सेल्फ है वो फर्स्ट हाउस है, सिंपल सा है, बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज ना हो। मुझे विदेश जाना है, मुझे यानी मैं या मेरा, जहां पर भी खुद के लिए कोई बातें बताया जा रहा है, तो वह हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। तो लिखिए फर्स्ट हाउस, जाना है विदेश। अब विदेश जाना है तो छोटी यात्रा है या बड़ी यात्रा है, वो कहाँ जाना चाहता है। जैसे मान लो पंजाब में है, राजस्थान जाना चाहता है, इसका मतलब ये छोटी यात्रा। तो छोटी यात्रा जो है, हम तीसरे घर से, नवे घर से, हम ये छोटी छोटी जो यात्राएं हैं उसे हम देखेंगे। अगर वो कहेगा कि मुझे सर राजस्थान जाना है घूमने के लिए, या मुझे जाना है महाराष्ट्र, जो अपना ही कंट्री है, तो यहाँ हमें देखना है फर्स्ट हाउस जो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है उसके कुंडली में, कि उसको कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है क्या तीसरे और नवम भाव के साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाता है क्या। अब जब संबंध की बात आई तो कुछ संबंध भी आप यहाँ साथ में लिख लो। सबसे पहला संबंध है भाव युति संबंध। सबसे पहला जो संबंध है वह भाव युति संबंध। उसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस का मालिक सेकंड हाउस में चला गया, सेकंड हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आ गया, तो इन दोनों का भाव आपस में युति हो रहा है, यानी आपस में ये दोनों एक दूसरे के घर में है, तो यह एक संबंध हो गया। तो जब भी हम कभी कहेंगे कि कोई योग किसी संबंध से तैयार हो रहा है, तो हमें ढूंढना होगा कि संबंध कितने प्रकार के हैं। तो पहला संबंध तो ये हो गया कि कोई किसी भाव में बैठा है, किसी ग्रह के साथ बैठा है, तो बैठने से एक संबंध तय हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये आप कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पति फर्स्ट हाउस में संबंध बना रहा है, अपने घर में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति का संबंध किसके साथ है, फर्स्ट हाउस के साथ है। अब देखिए बुध के साथ किस तरह का संबंध है, बृहस्पति बुध को देखता है, बुध बृहस्पति को देखता है, ये दूसरा संबंध हो गया, मोटा मोटी वाला संबंध। ये संबंध भी हालांकि 6-7 प्रकार का होता है,
अभी हम ये मोटा मोटी वाला बात जानेंगे। दूसरा संबंध हो गया। तीसरा संबंध है कोई ग्रह किसी ग्रह के नक्षत्र में रहे। ये तो हम पहले भी पढ़ते हुए आए। ओम जी आप बताइए बृहस्पति किस नक्षत्र में होगा? ऑडियो को खोलिए। ऑडियो खोलिए ना। अविनाश जी भी ऑडियो खोलिए, सभी लोग खोलिए जरा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बात करना होगा ना। रंजीत जी आप भी खोलिए। बृहस्पति किस नक्षत्र में होगा? मुझे लगता नहीं था रंजीत जी इतना लंबे समय तक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आएंगे, लेकिन बंदा जो है अच्छी बात। अरे हाँ जी, बृहस्पति किस नक्षत्र में होगा ऐसे ही बताइए जरा, मोटा मोटी बताइए। हमने नक्षत्र नीचे भाव नीचे देखिए जरा, बृहस्पति कितने अंश में है। आप लोग वो सिद्धांत ही भूल गए, पीछे पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें भूलेंगे तो कैसे होगा। बृहस्पति कौन से नक्षत्र, कौन से आप कितने डिग्री में है, कितने अंश में है? 13 डिग्री 30 अंश। किस राशि में है? 13 डिग्री 30 अंश। आपके पास एक चार्ट होगा जो मैंने बनाया था पहले। मीन राशि है। अब मीन राशि में कौन कौन से नक्षत्र है? बृहस्पति, मीन, मीन राशि में कौन कौन से नक्षत्र है? पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, रेवती। हाँ, कितने कितने नक्षत्र है इनके? पूर्व भाद्रपद 1 नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद 4 और हाँ, रेवती नक्षत्र नहीं, 4। वो कितने कितने सॉरी, चरण बोलेंगे। चरण सॉरी, हाँ चरण। पूर्व भाद्रपद का एक चरण, उत्तर पूर्व भाद्रपद और भाद्रपद का रेवती का एक। 4 चरण। जी अब गुरु जी। देखिए जरा बृहस्पति कितने डिग्री में है, कितने अंश में है? अभी 13 डिग्री 30 अंश में है, तो मतलब पहले में ही है ना। हाँ, इसका मतलब कौन से नक्षत्र में होना चाहिए? बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नहीं, ओ सॉरी उत्तरा भाद्रपद। पूर्व हाँ ओके। भाद्रपद का तो एक चरण तो निकल ही गया ना। जी 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 जी। एक चरण तो निकल ही गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपने सही जवाब दिया कि नहीं। ये आप लोगों ने भी इसको डाउनलोड करना है। देखिए बृहस्पति उत्तर भाद्रपद की चौथा चरण, देखो अंतिम में पहुंच गया। देख रहे हैं आप लोग, बृहस्पति नीचे वक्री है, मीन राशि में, उत्तर भाद्रपद में है, उत्तर भाद्रपद में है। अब देखो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का मालिक कौन है? उत्तर भाद्रपद का मालिक शनि। उत्तर भाद्रपद का मालिक कौन है? शनि ग्रह। हाँ, शनि है। तो इसका मतलब बृहस्पति एक संबंध यहाँ शनि के साथ बनाता है। आया समझ में? तो ये सारे संबंध को हमने यहाँ देखना है। एक तो दृष्टि संबंध, युति संबंध है ना, परस्पर संबंध और नाक्षत्रिक संबंध। तो इन संबंधों को हमने यहाँ देखना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बल को, सिंपल सा है। अब ये जो बृहस्पति लग्न में बैठा है, बल देखिए हम कहाँ जाएंगे, ये 3 डॉट में जाना है। अच्छा नहीं, यहाँ नहीं, ये जो ऊपर जो लग्न लिखा हुआ है यहाँ पर आप जाएंगे, लग्न में क्लिक करेंगे, नीचे देखिए गोचर के बाद षडबल लिखा हुआ है, इस षडबल में आप क्लिक करिए। अब आप एक नंबर लिखिए जरा। सबसे बलवान जिसका 1 लिखा है वो सबसे बलशाली है, बली है। और जो क्रमशः कमजोर होते हुए जाएंगे, यहाँ पर 7 जहां लिखा है वो सबसे कमजोर है, 1 जहां लिखा है वो सबसे बली है।
तो यहाँ पर सबसे बलवान है मंगल, दूसरे नंबर में है सूर्य, तीसरे में है चंद्रमा, चौथे में है आपका शनि, पांचवे में है पहले में है मंगल, दूसरे में है सूर्य, तीसरे में है बृहस्पति, चौथे में है चंद्रमा, पांचवे में है शनि, छठे में शुक्र और सातवें में है बुध। ये क्रमशः बलवान से निर्बल ये बताया षडबल में। सिंपल सा है। अभी हमने यहाँ पर देख लिया बृहस्पति लग्न में बैठा है, बल में देखा तो 3 नंबर है, तो बृहस्पति कमजोर तो नहीं है। हमने यहाँ पर 2 बातें देखना है, 5, 6, 7। 5 के बाद जो है वो कमजोर होता हुआ जाएगा। 5 भी कमजोर ही है, 6 भी कमजोर है, 7 सबसे कमजोर है। तो यहाँ पर बुध सबसे ज्यादा कमजोर है। अब अगर कोई बुध के नक्षत्र में बैठा है तो उस, क्योंकि नक्षत्र में बैठने का मतलब है, मान लो अगर यहाँ बृहस्पति होता और ये बृहस्पति जो है यहाँ अगर बुध के नक्षत्र में बैठा होता, क्योंकि इसके कुंडली में बुध सबसे कमजोर है। बुध किसके नक्षत्र में है? आपके पास वो चार्ट होगा ना, चार्ट को देखिए आप। सर श्रेष्ठा रेवती। बुध अभी 3 डिग्री में है, 3 अंश में है। तो जो सबसे पहला वाला जो नक्षत्र है उसी में बुध है। कौन सा नक्षत्र है? अश्लेषा। देखिए आप, उत्तर फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी। के दूसरा चरण में है बुध। और उत्तर फाल्गुनी का मालिक कौन है? उत्तर फाल्गुनी का मालिक कौन है? सूर्य। हाँ, सूर्य है। तो बुध कमजोर है और वो सूर्य के नक्षत्र में है। अब यहाँ अगर सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? छठे भाव में। एक कमजोर नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र में है, एक कमजोर ग्रह के नक्षत्र में है तो स्वगृही, लेकिन छठे स्थान में बैठा है। अब यहाँ हमने सूर्य का षडबल देखा। षडबल में सूर्य कितने बलशाली है? सूर्य स्वयं से तो बलशाली है, लेकिन नक्षत्र इसको लीड करने वाला जो ग्रह है वो है कमजोर। बुध जो है वो कमजोर है षडबल में। ठीक है। तो इस कमजोर बुध का प्रभाव से यह सूर्य को कहीं ना कहीं झुलसना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर बुध भी डायरेक्टली अगर हम देखेंगे कुंडली में तो यह बुध उच्च है या क्या है? बुध जरा बताइए बुध के बारे में, कितने डिग्री में है बुध? बुध कितने अंश में है? 3 अंश में गुरु जी। 3 अंश में है। तो यह उच्च है, स्वगृह है या मूल त्रिकोण में है? उच्च है। ध्यान से देखिए, कितने से कितने तक उच्च होता है? मूल त्रिकोण होता है। जीरो से 15 डिग्री तक उच्च है। कन्या में उच्च है। हाँ, तो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए ना अविनाश जी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। जी। तो बुध जो है यहाँ उच्च का है, सप्तम स्थान में है। सप्तम स्थान मारक स्थान है। फिर वही बात आ गया, अब मारक स्थान का मालिक मारक स्थान में ही बैठा हुआ है।
बुध षडबल में कमजोर है। अब हम देखेंगे भाव बल, जहां बुध बैठा है। हमारा ध्यान कहां पर है? सूर्य में है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र हमने देखा था। सूर्य के ऊपर हमारा ध्यान है, हमने विश्लेषण करना है सूर्य को, क्योंकि हमने देख लिया सूर्य का दशा है। सूर्य किस में बैठा है? बुध में। अब हम उस बुध को देख रहे हैं यहाँ पर, वो कितना बली है, कहाँ बैठा है? बैठा तो सही जगह में है, अपने उच्च स्थान में बैठा है, सप्तम स्थान में बैठा है। हालांकि मारक स्थान जरूर है, लेकिन फिर भी उच्च होकर के बैठा हुआ है और केंद्र स्थान को बली माना जाता है। इस आधार पर तो ठीक है, लेकिन सूर्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बुध का अब बुध और सूर्य का मित्र शत्रु देखिए जरा। सुनील कुमार जी, गजानंद वर्मा जी, आप बताइए सर जरा। सम है, सम। सम जी है, न गुरु। तो शत्रु है न तो मित्र है, बुध और सूर्य के साथ। अब हम देखेंगे बुध जहां बैठा है और सूर्य जहां बैठा है, जिस भाव में, वो भाव कितना बली है। बलवान भाव में बैठा हुआ ग्रह मजबूत होता है, बल देने वाला होता है। तो भाव बल भी हम वहीं से देखेंगे जहां षडबल है, निचले खाने में। हमने कहा देखना है? सूर्य कहां पर बैठा हुआ है? छठे में। तो 6 नंबर, ये जो है षष्टम भाव में कितना नंबर है यहाँ पर? 6 नंबर है, यानी कि मीडियम है, न तो नीच का है न तो कमजोर है, न तो भाव जो है मध्यम है। सबसे कमजोर कौन सा है? 11th हाउस है। दूसरे नंबर में 8 हाउस है। तीसरे नंबर में 3 हाउस है, 3rd हाउस है। अब मैं आपको यहीं से एक फलादेश करने का तरीका सिखा देता हूं। अब आप यहां पर देखिए जरा, इसका जो सबसे 2 पक्ष को आपने यहां लेना है। आप लोग जरा अपने अपने कैमरा को खोलिए। अब मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगा जो बहुत सरल है भाग्य देखने के लिए। अविनाश जी, सबसे पहले ये लिखिए, थोड़ा पानी पिलाना है। यहां पर सबसे पहले 1 नंबर कहां है? लिखिए जरा, दशम भाव, प्रथम भाव, और 3 नवम में है। तो 1 9 10, 1 9 10 क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 यानी उस व्यक्ति का, 9 यानी भाग्य या धर्म से, 10 यानी 1 सेकंड, 10 1 3। प्रथम भाव, तृतीय भाव, प्रथम भाव बलवान के संदर्भ में, प्रथम भाव, नवम भाव और लग्न भाव। वह आदमी धर्म के साथ रह करके अर्थ का उत्पादन करेगा। प्रथम भाव सेल्फ, खुद का। सबसे बलवान कौन है? दशम भाव है, जो कर्म स्थान है, हमने पढ़े थे। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कमाने के तरफ। दूसरे नंबर में सेल्फ, वह आदमी। तीसरे में देखो 9, 9 से हम धर्म, पैतृक संपत्ति। 9 से आप देखिए जरा क्या क्या देखते हैं हम लोग, इसको आप जोड़ के देखिए। 3 जो बलवान स्थान है, उसको एक जगह लिखिए और उसको जोड़िए। क्या बोलता है? उसको बेनिफिट कहां से होना है, उसको फायदा कहां से? क्योंकि जो बलवान भाव है वो अपने स्तर से उसको फायदा देगा। तो यहाँ फायदा इंडिकेट क्या कर रहा है ये कुंडली? फर्स्ट हाउस, सबसे बलवान जो हाउस है वो है 10th हाउस।
10th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, कल परसों हमने पढ़े थे? व्यवसाय, आय का इंसान जो है साधन। कार्य में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है और अच्छे से काम करता है, हाँ और उसके बाद उसकी पर्सनालिटी आती है, मतलब फिर पर्सनालिटी भी उसकी काफी अच्छी होगी। हाँ और फिर उसी के मतलब 9th हाउस में जो है पत्नी का पराक्रम भी होता है और धर्म भाग्य भी है, तो हाँ। भाग्य भी तो साथ अब दे रहा है, धर्म आपने भी वो कैसा जो है। बलवान भाव है, देखो आपने जो वो बलवान भाव है, हम्म, उन भाव को आपस में जोड़ लो। जी हाँ। जैसे यहाँ पर दसम भाव है, पहला भाव है और नवा भाव है, ये 3 भाव बलवान है सबसे ज्यादा। इन तीनों भाव को जोड़िए और एक सारांश निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि इसको सबसे अधिक बेनिफिट कहां से होगा। दसम से, नवम से, पहला, इन तीनों को जोड़िए तो वह आदमी धर्म कर्म से या धार्मिक स्थानों से या तीर्थ यात्रा करके, या है ना, तीर्थ में जाने वाले लोगों के लिए कुछ करके वो अर्थ यानी दसम यानी कर्म करके बेनिफिट ले सकता है। ओम जी, आया समझ में? नवम भाव से हम तीर्थ भी कहते हैं ना, जैसे तीर्थ के लिए भी हमने बोला है। तो जो तीर्थ यात्रा करा करके, है ना, एजेंट, ट्रैवल एजेंट बन के, नवम से हम यात्रा भी देखते हैं, तो एजेंट के रूप में भी हम वो काम कर सकता है। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है ये फॉर्मूला, इसको हमेशा आप लगा करके देख लो, बहुत अच्छा रहेगा। अब सर उसको, नौम भाव से कानूनी कार्रवाई भी तो देखते हैं ना। हाँ, कानूनी कार्रवाई भी देखते हैं अविनाश जी। सही कह रहे हो आप। तो वो व्यक्ति कानूनी सलाहकार या वो न्यायाधीश बन के या वो एडवोकेट बन के या वो पुलिस बन के, नहीं पुलिस तो हम यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि वो तीसरे भाव का को थोड़ा सा करेगा पुलिस वुलिस तो, लेकिन क्योंकि वहां पर अक्रमी, यहाँ पर नवम, एडवोकेट होगा सर। एडवोकेट, हाँ एडवोकेट है। देखो आया समझ में आपको? यहाँ पर भाव बल में 3 भाव जो है हमने पकड़ लिया। अब हम यहाँ पर लग्न कुंडली को देखेंगे, वह जो 3 भाव है, उस 3 भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। हमने कौन कौन से देखे थे? लग्न, दसम और नवम, ये तीनों ही लग्न और केंद्र और त्रिकोण है। तो यहाँ लग्न में एक ग्रह हमें दिखाई दिया जिसका नाम है बृहस्पति। आप डेफिनेटली कहो जब बृहस्पति का टाइम आएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। अब बृहस्पति किन किन भावों को देता है आप जरा देखिए, जो हमने पढ़े थे, बृहस्पति क्या क्या देता है, बृहस्पति कौन कौन से काम देता है, इसको जोड़ना है। बुद्धि, धन, धर्म। हाँ, तो उन सभी चीजों से बृहस्पति का जो काम मैंने बताया था, उन सभी जगहों से बृहस्पति उसको बेनिफिट देगा। आया समझ में? तो हमने सिंपल सी बातें भाव बल में जाना है, जो सबसे 3 ऐसे है ना, 1 to 3 नंबर वाले जो 3 भाव वाले अंक को हमने लेना है और उसके बाद उसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या निकलता है? मान लो कि अगर किसी का चौथा, नौवां और 10वां अगर आता है, तो चौथा यहाँ पर जमीन जायदाद की तरफ ले जा रहा है, कृषि काम की तरफ ले जा रहा है। तो 10वां जो है वो कर्म स्थान है, चौथा जो है वो जमीन हो गया। ओम जी मुस्कुरा रहे। चौथा जो है वो जमीन हो गया या मातृ संपत्ति हो गया, विशेष करके जमीन है, कृषि कार्य है ना, डेयरी है, दूध के काम, ये सारे चौथे स्थान। उसी से नवम आपके भाग्य का उदय होगा। चार वाला 4th हाउस के काम से दसम, 4th हाउस गाय, दसम हाउस उसके काम से नवम हाउस आपका भाग्य उदय होगा। अगर 5th, 9 और 10 होगा तो पंचम से हमने क्या देखना है, क्योंकि दसम भाव तो कर्म कराता है, कर्म के लिए बोला है, नवम भाव तो भाग्य को बढ़ाता है।
तो हम यहाँ पर कर्म दूसरे भाव को देखेंगे। अगर यहाँ पंचम के साथ जुड़ता है तो पंचम जो है वो एजुकेशन है। और क्या क्या है पंचम से देखिए, बोली वचन, लॉटरी, रिवॉर्ड। गोपनीय बातें रखता है कि देखो, नहीं, लॉटरी, पुत्र। लॉटरी हो गया ना, हर एक चीज को जोड़ के देख लो कि लॉटरी में शेयर मार्केट में काम करते हुए अपना जीविकोपार्जन कर सकते हो, आपका भाग्य वहीं से चमकेगा। हाँ? और बोली वचन यानी कि कुछ बोल के, यानी टीचर होकर के अपना जीविकोपार्जन कर सकते हो, वहां से आपको भाग्य उदय होगा। भाव बल, जो बलवान है। अब हम इसी संदर्भ में देखेंगे कमजोर स्थान। अब बचना किस चीज से है और लॉस कहां से होगा। अभी तो हमने देखा बेनिफिट कहां से है, फायदा कैसे मिलेगा। अब हम देखेंगे लॉस कैसे होगा। तो लॉस में सिंपल सी बात है, सबसे पहले वो नंबर लिखो जो सबसे कमजोर है। जैसे 12वां 11वें भाव में है, 12 नंबर 11वें भाव में है, 11 नंबर 8वें भाव में है, 10 नंबर 3 में है। तो 3, 8 और 11 क्या बोलेगा ये। 3 है पराक्रम, 8 है मृत्यु या संकट, 11 है लॉस, 11 है इनकम। पराक्रम से एक्सीडेंट होगा और धन हानि होगा। यानी 11th हाउस क्या है, आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम होगी। एक्सीडेंट हो गया, घर में बैठ गया। पराक्रम का लॉस होगा, शरीर बीमार होगा और उसके कारण से आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम होगी। इन तीनों को हमने नंबर वाइज जोड़ना है और जोड़ करके फिर एनालाइज करना। अब ये आप लोग ना कल दिन भर इसी में आप लोग लगे रहिए। अब ये एक बहुत महत्व का सूत्र है। इसी तरह से अगर किसी का पहला, दूसरा और तीसरा कमजोर भाव है तो क्या होगा। पहला यानी उसके शरीर, उसका सिर, उसके मस्तिष्क, उसके बुद्धि, क्या क्या चीजें हैं, सेल्फ रिप्रेजेंट, उसकी स्वाभिमान, दूसरा धन संपत्ति और तीसरा पराक्रम, उसका भाई। यहां हम कह सकते हैं कि आपके भाई के साथ यहां उसके संपत्ति की बातें हो रही है, दूसरे स्थान संपत्ति है। पैतृक संपत्ति को लेकर के आपस में भाई में लड़ाई हो सकता है। पहला सेल्फ, और उस लड़ाई में आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा। आप अंदाज देखो, ज्योतिष और नाड़ी परीक्षण ये दोनों एक संभावनाओं को तलाशने का काम करता है, क्या कुछ हो सकता है। मैं आपको इसी तरह के, आप खुद इतना सक्षम हो जाओ इसको एनालाइज करने के लिए। आज जो मैंने सूत्र आपको दिया, यह सूत्र मैंने खुद ही इसको मैंने बनाया है। दुनिया के किसी कोने में जाइए, कोई भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर है, वो इस सूत्र को नहीं बोलता। और यकीन मानिए मैं जस्ट इसी से ही अपना रोजी रोटी ले रहा हूँ। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आया कुंडली दिखाने के लिए, कुछ नहीं करना। इतना कौन पचड़ा, कितना लंबा चौड़ा है ज्योतिष, रोज किसके दिमाग में रहेगा, इतना टाइम भी है नहीं। सीधी सी बात है, यहाँ खोला, सड़बल और भावबल को निकाला, और उसके बाद जो अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अच्छाई वाला जो भाव है, उस भाव में दशा अंतरदशा जा रहा है कि नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो कब जा रहा है, मैं बता दूंगा भाई। ये बेनिफिट आपको इस वक्त मिलेगा। तो हमने क्या जाना, भाव बल के माध्यम से अच्छाई और बुराई को जाना। आपके जीवन में ये इस तरह से बेनिफिट होगा और इस तरह से आपको दुख मिलेगा या लॉस होगा। अब हम जानेंगे षड बल के हिसाब से कैसे हम चीजों को इसी तरह से देखना है। तो यहाँ पर भी नंबर वाइज आपने सबसे पहले 1 जहां है षड बल में, वो मंगल यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 सूर्य है और 3 बृहस्पति है। यहां से क्या अंदाज लगा,
इस व्यक्ति की कुंडली में अच्छाई की ओर प्रेरित करने के लिए मंगल है, सूर्य है और बृहस्पति है। अब मंगल, सूर्य और बृहस्पति, इन तीनों के गुण, धर्म और स्वभाव को एक उसमें लिखिए प्रैक्टिस करने के लिए, अथवा देखिए कि इन तीनों में ऐसा कौन सा व्यवस्था है, गुण है जो समान है। मंगल और सूर्य में तो कई सारे गुण समान है, बृहस्पति में नहीं है। बृहस्पति समान नहीं है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर गुरु के तरह काम कर सकता है। जैसे मंगल अगर पराक्रम है, बुध, सूर्य अगर शौर्यता का प्रतीक है, तो बृहस्पति, अब देखो क्या होता है कि एक आदमी, मैं जब पहले भागवत कथा कर रहा था तो ये कहानी में, कथा में मैं बोला करता था कि एक आदमी में अगर बुद्धि तो है मगर अगर ज्ञान नहीं है तो उसका वह बुद्धि उसको एक दिन ले डूबेगा। उसका वो मतलब एक व्यक्ति में अगर बल है लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो वह बल किसी काम का नहीं है। बल के साथ बुद्धि का होना भी जरूरी है। जैसे एक आदमी है, 2-3 बंदे मंदिर बनाने के लिए जमीन खुदाई कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम। पूछा गया, किसी ने पूछा कि भाई, किसी को पूछा, वहां जो खुदाई करने वाले 2-3 लोग थे, एक बंदा एक कोने में पूछा एक साधु ने कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? तो उसने फड़वा का उठाया और उसको मारने की दौड़ा। साला देखता नहीं ये क्या कर रहा हूं यहाँ पर? आंख से अंधा है क्या? देख नहीं रहा है? यहाँ गर्मी के मौसम में पसीना शरीर हो रखा है, आकर के पटर पटर करता है, भाग जा। भगा दिया उसको। दूसरे दिन आया, फिर उसके सामने नहीं, बगल में दूसरा व्यक्ति था, और वो आदमी के पास जाकर के पूछा कि उस संत ने कि भाई आप क्या कर रहे हो ये? तो वो कहते, वो आदमी ने जवाब दिया कि क्या करे महाराज, मैं आर्थिक रूप से इतना कमजोर हूं कि देव सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये एक जरिया है कि मैं भगवान का सेवा कर रहा हूं। इस तरह से बल तो दोनों में है, लेकिन अगर बल के साथ साथ आप उसमें बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं तो आप महान हो। सूर्य और मंगल दोनों एक साथ बैठते हैं, और मंगल थोड़ा अगर क्योंकि वो विकराल स्वरूप है, क्रूर है, जवान है, उसके खून गर्म है मंगल का। सूर्य शौर्यवान है, सूर्य में तेजस्विता है, तो निडर है कहीं पर भी। तो ये दोनों अगर इकट्ठे मिल जाते हैं और तो थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ करता है। अब यहाँ देखो, सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों इसके अगर बलवान है, और लग्न कुंडली में भी आपने देखा इन तीनों जो ग्रह है अच्छे कंडीशन में है, इसका मतलब आप कंफर्म हो जाओ कि इस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी अच्छाई होगा ये तीनों ग्रह मिल के करेगा। तीनों ग्रह मिल के करने का मतलब है पराक्रमी भी होंगे लेकिन विचारवान भी होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी बुद्धि को कुंठित होने नहीं देता। जैसे वो आदमी पड़वा लेकर के बाबा के पीछे दौड़ा, वैसे नहीं दौड़ेगा। वो दौड़ाने वाला जो व्यक्ति था, उसकी कुंडली में सूर्य और मंगल का योग था, लेकिन कहीं भी बुध और बृहस्पति जैसे बुद्धि देने वाले, चतुराई देने वाले, वाणी से दूसरों को प्रभावित करने का जो गुण है वो नहीं हो पाता था, इसीलिए वो ऐसा हुआ। आया समझ में? तो हमने क्या देखना, सबसे पहले जो सबसे बड़ा और बलवान ग्रह है, हमने उनको देखना है। बस 3 को निकालना है और उनको जोड़ना है। जोड़ने से जो सारांश निकले वह, जैसे मान लो अगर किसी का शनि है, चंद्रमा है और शुक्र है। चंद्रमा और शुक्र यह दोनों ही सौम्य ग्रह है, आकर्षित है, लेकिन शनि उतना सौम्य नहीं है, उसकी सौम्यता को थोड़ा सा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये आदमी कुछ बनावटी बातें बोलता है, क्योंकि शनि जो है वो, शनि क्या करता है, शनि स्पष्टवादी है, शनि को बनावटी नहीं आता। लेकिन अगर शनि, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों यहाँ पर षडबल में आपको सबसे क्रमशः बलवान दिखते हैं, तो तीनों का प्रभाव मिला जुला हुआ रहेगा। तो बनावटी चंद्र और शुक्र में है
और बनावटी बिल्कुल नहीं जानता वो शनि में है। तो पाखंडी एक शब्द आपने सुने होंगे कि बड़ा पाखंडी है। तो ये पाखंडी उसके लिए जचता है जो आदमी को बनावटी करना नहीं आता। जिस आदमी को बनाना नहीं आता वह पाखंडी हो जाता है। जिसको तरीका नहीं आता कि कैसे किसी को प्रभावित करना है। यह प्रभावित करने का कला शुक्र में है। शुक्र में बातों से व्यक्ति को पागल बना देने वाली कला है शुक्र में। चंद्रमा में, चंद्रमा उसका सौंदर्यता, चेहरे की रौनक ऐसा है, बंदा कहता है यार सामने बंदा बैठे रहे। वो चंद्रमा में ऐसे कैपेसिटी है। ये दोनों मिलेंगे तो देखने में भी अच्छा है और साथ में बनावटी भी बहुत बढ़िया है। लेकिन साथ में शनि आ गया। अब शनि जो है उनकी उस बनावटी को क्या करने वाला है, गोली मारेगा। उनको जाकर के क्या बोलते, एक भांग में फंग डालना, क्या बोलते, भूल गया मैं उसको, रंग में भंग, रंग में भंग। हाँ, रंग में भंग डालने का काम जो है यह शनि करेगा। तो इसी तरह से आपने स्मार्टली एक एनालाइज करना है स्ट्रॉन्ग के कंडीशन में। अच्छा है तो क्या अच्छा है। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरे बुरे पक्ष में ग्रहों के हिसाब से। सबसे बुरा है या बुध, दूसरे नंबर में है शुक्र, तीसरे नंबर में है शनि। क्या दिखा आपको, बुध, शुक्र और शनि। बुध है, बुध जो है ना थोड़ा सा स्त्री लोलुपता की तरफ बुध लेके जाता है। अगर हम उसके अब ये तीनों की जो कॉम्बिनेशन है वो हर जगह हम लेके जा सकते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति, उसके विचार, उसका स्वभाव, उसका खान पीन, जितनी भी जो चीजें हैं उन सभी जगह में हम अपना दिमाग, जैसे मान लो किसी का स्वभाव, शनि, शुक्र और बुध ये तीनों है। अब इसको हमने मिक्स करके कैसे बोलना है। शुक्र है तो स्वभाव में मिठास होगा, आकर्षित होगा। बुध है तो वो बोलने में चतुर है, लेकिन फाइनली बुध क्या है, एक प्रकार का चतुर तो है लेकिन विश्वास करने योग्य नहीं है। और शनि वह एक न्याय प्रिय ग्रह है। तो यहाँ पर भी इन तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ खिचड़ी जैसा बनेगा, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। लोग किसी कंडीशन में, किस हालत में उसको अच्छे भी मानेंगे, लेकिन कुछ हालत में उसको उतना अच्छा भी नहीं मानेंगे। मतलब कि सामने से उसके बुराई नहीं करेंगे लोग, डरेंगे उससे, प्रशंसा ही करेंगे, हंसेंगे। लेकिन जैसे ही वो आदमी जाएगा लोग उसके बुराई करेंगे। अगर यहाँ बुध ना हो करके अकेला शनि, शुक्र और यहाँ बृहस्पति होता तो फिर यहाँ बृहस्पति इसको कंट्रोल कर देता। लेकिन बुध जो है उतना सात्विक नहीं है जितना कि बृहस्पति है। तो हमने एक एक ग्रह को हटाते हुए एनालाइज करना है, एक एक ग्रह को जोड़ते हुए एनालाइज करना है। ये कला आना अभी इतना मतलब सहज नहीं है। ये ज्योतिष जो है ना सहज भाषा भी नहीं है। ज्योतिष सहज नहीं है, इसको सहज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इसके एक भागी, एक हिस्सेदार हो और हम इसके लिए प्रयास कर रहे। तो आज हमने यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या चीज जाना, भाव में, भाव बल के माध्यम से माइनस जो सबसे कमजोर पक्ष है भाव बल में, जैसे 12 है, 11 और 10, इसको जोड़ा और उसके बाद जानने का प्रयास किया। और उन भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह के बल हमने देखा। उसके बाद हमने एक नतीजा निकाला। हालांकि इसके ऊपर हम बाद में भी स्टेप बाय स्टेप हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तो जस्ट मैंने आपको इसका, क्योंकि हमने नक्षत्र, राशि, ग्रह और भाव तो हमने सीख लिया, तो मुझे यकीन है कि आज जो हमने पढ़ाया वो आपको आया। ओम जी को समझ में आया कि नहीं आज की बात? ये चीज तो समझ में आया। भाव बल जो भी मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक के लिंक से कैसे, बट हमने जैसे शुरुआत में जो नक्षत्र को पढ़ के उनका जो वो चेक किया था, उससे हम क्या चेक करेंगे रेफरेंस में, वो मेरे को इतना सही से। गुरुजी एक ये रिक्वेस्ट है, अभी तो मान लीजिए ये वीडियो भी हम लोगों के पास आ जाएगा, कल हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे से। परसों गुरुजी एक बार फिर से यही क्लास चलाया जाए, यही पॉइंट आज का जी। क्योंकि आज वाला जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर आपको आज वाला समझ में आया ना, उसके बाद अगर आप बाहर भी निकल जाएंगे तो आप इसी में अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जी गुरु जी। अब आप कह रहे होंगे यार आपने तो कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन यकीन मानिए मैंने ज्यादा नहीं बोला। नहीं गुरु जी, हमने ये जो है, पढ़ा हाँ। है ना, आज हमने जो पढ़ा है, बस इसी के सहारे आप अपना रोजी रोटी बना सकते हैं ज्योतिष में। चला सकते हैं, जी जी गुरु जी। इतनी मैंने कहा ना कि हमारे गुरुजी और मैं खुद और हमारे कुछ यार दोस्त जिनको भी मैंने ये सिद्धांत दिया, मैंने आपको पहले ही दे दिया, क्योंकि मैं चलो चाहता तो हूँ लेकिन मेरा थोड़ा टाइम का भी समस्या होता है, टाइम का थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने इसीलिए